गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। पुलिस ऑफिसर पावर जो है इन्वेस्टिगेट कॉन्जुगल ऑफेंस में, उसी पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि संज्ञेय प्रकृति के अपराधों में पुलिस अधिकारी की शक्तियां क्या होंगी। ये धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक आम व्यक्ति के लिए और एक एडवोकेट्स के लिए भी, चाहे विधि के विद्यार्थी हैं या अभी नई वकालत की प्रैक्टिस किए या एक आम नागरिक हैं। क्योंकि समाज में जब भी कोई कॉन्जेबल ऑफेंस होता है, गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, तो हर व्यक्ति के मन में यही सवाल उठता है कि अब इसमें आगे क्या होगा, पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। क्या पुलिस को बार बार अदालत में जाना होगा, बार बार जज साहब की अनुमति लेना होगी, हर कदम कदम पे न्यायालय से आदेश लेने के बाद ही आगे कार्रवाई करना होगी। ऐसे तमाम सवाल उठते हैं यहाँ पर। तो इन तमाम सवालों का जवाब धारा 175 में दिया गया है और इसमें कुल 4 उपधाराएं दी गई हैं धारा 175 में। उसको जो बुक में दी गई है उसमें से मैं आपको एक्सप्लेन करके तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही इसकी सरल व्याख्या, सरल उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स आदि सभी के साथ मैंने डिजिटली बुक में पूरी तैयारी आप लोगों के लिए समझाने के लिए करके रखी है सरल भाषा में। उसमें से भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। डिजिटली बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होता है आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सर जो बुक में परिभाषा दी गई है उस परिभाषा पे मैं आपका ध्यान दिला दूं। यही मैंने वर्ड टू वर्ड डिजिटल ई बुक में भी लिखी हुई है। धारा 175 पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्जेबल केस, यानी संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। इसकी उपधारा 1 के बारे में सर मैं आपको बता दूं। कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के अध्याय 14 के उपबंधों के अधीन है। साथ ही आगे इसमें यह भी बताया गया है कि परंतु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट का आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। तो उपधारा 1 में हमें एक चीज समझ में आ चुकी है कि पुलिस अधिकारी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। कौन से मामले में? जो संज्ञेय प्रकृति के मामले हैं। संज्ञेय प्रकृति के मामले क्या होते हैं? इसे कॉन्जेबल ऑफेंस भी कहते हैं और ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 1 की उपधारा जी में इसको बताया गया है कि ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। गंभीर प्रकृति के मामले आप समझ सकते हैं सर। गंभीर शब्द को जब किसी चीज के आगे गंभीर शब्द अगर लगा दिया जाए तो मामला समझ में आ सकता है, जैसे कि लूट, चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार या जो है कि जानलेवा हमला करना। ऐसे हजारों मामले हो सकते हैं गंभीर प्रकृति के। उसको कुछ शब्दों में नहीं बताया जा सकता, परिस्थिति और घटना के हिसाब से देखा जाता है। तो इसी प्रकार के जब भी मामले होते हैं तो 175 की उपधारा 1 के तहत पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और यदि एएसपी साहब को ऐसा लगता है तो वो उनके उप पुलिस अधीक्षक से उसकी जांच का आदेश उसकी जांच करवा सकते हैं। दूसरी उपधारा है सर इसमें, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसे अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न थे। मतलब जो अधिकारी उसमें जांच करेंगे तो उनको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये तो इनका पद ही नहीं था, ये तो इनकी शक्ति ही नहीं थी और इनके द्वारा जांच कर ली गई। ये इसमें खास तौर से बताया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अक्सर ऐसा होता है हमारे मन में। पुलिस अधिकारी को किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत, मतलब उन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा कि यह मामला ऐसा था कि जिसमें ऐसे अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न थे। उपधारा 3 175 की बड़ी फेमस उपधारा है और बड़ी महत्वपूर्ण उपधारा है। जो पहले 156(3) थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, वही अब 175(3) हो चुकी है। इसके ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाया सर, तकरीबन 50 वीडियो में बना चुका हूं, क्योंकि ये बड़ी ऐसी महत्वपूर्ण धारा है कि डायरेक्ट एफआईआर का आदेश कराने वाली धारा कहते हैं इसको। कि हम माननीय न्यायालय के समक्ष जाते हैं और उपस्थित होकर निवेदन करते हैं कि थाना प्रभारी महोदय को आदेशित किया जाए कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। जब किसी व्यक्ति के साथ कोई गंभीर प्रकृति का अपराध हो जाता है, मैं इसी धारा के बारे में आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, उसके द्वारा थाने पे आवेदन दिया जाता है
थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर नहीं लिखी जाती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब प्रोसीजर के हिसाब से, प्रोसीजर कौन सी है, 173 के उपधारा 4 में प्रावधान दिए गए हैं कि आपको यदि थाना प्रभारी प्रभारी सुनवाई नहीं करते हैं तो आपको संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचना देना होगी, वो भी रजिस्टर्ड डाक से। प्राप्ति अभिस्वीकृति भी आपको संभाल के रखना है, पोस्ट ऑफिस की रसीदें भी आपको संभाल के रखना, मूल आवेदन भी जो आप टाइप करवा कर वहां एसपी ऑफिस भेजेंगे वो भी आपको संभाल के रखना, थाने पे जो आवेदन दिया था उसकी भी प्राप्ति आपको संभाल के रखना है, क्योंकि ये सब कुछ आपको 175(3) के आवेदन के साथ कोर्ट में जज साहब के साथ पेश करना जरूरी होगा। जब आप ये सारी कार्रवाई कर देंगे, एसपी साहब को भी आपने आवेदन दे दिया, थाने पे भी आवेदन दे दिया, गंभीर प्रकृति के मामले में आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, तब आपके लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। आपके लिए माननीय न्यायालय में आप उपस्थित हो सकते हैं और माननीय न्यायालय में 175 की उपधारा 3 का आवेदन आप पेश कर सकते हैं। इसमें साथ में शपथ पत्र लगाया जाना जरूरी है सर। शपथ पत्र में ये सभी बातें लिखी जाएंगी कि हमने थाने पे आवेदन दिया था, एसपी साहब को हमने आवेदन दिया था, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई, इसलिए माननीय न्यायालय में आवेदन पेश किया जा रहा है। ये नेसेसरी है सर। इसमें प्रियंका श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें भी बताया गया था, उस समय तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू भी नहीं हुई थी, जब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ही लागू थी, तब का जजमेंट। अब तो कानूनी बन गया है सर, 173 की उपधारा 4 में स्पेशली प्रावधान कर दिए गए। 173 क्या है ये, इसमें एफआईआर दर्ज होती है सर, एफआईआर की धारा कहते हैं इसको। पहले 154 थी ये दंड प्रक्रिया संहिता में, अब बदला गई सर धाराएं, प्रोसीजर बदला गई है, नए नए प्रावधान आ चुके हैं। तो 175 काफी फेमस धारा है एफआईआर दर्ज कराने की। इस पर तकरीबन 50 वीडियो मेरे चैनल पर मैं अलग अलग पहलू पर बना चुका हूँ, जैसे कि 175 की उपधारा 3 के साथ शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी, स्पेशल इसी पे वीडियो बना दिया मैंने। पुलिस अधीक्षक महोदय का आवेदन दिया जाएगा एसपी साहब को, उसके आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी, स्पेशल वीडियो मैंने इसके साथ बना दिया। 175 उपधारा 3 जो है वो आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी, उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया, और उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग क्या होगी, उस पर स्पेशल वीडियो बना दिया। तमाम टॉपिकों पर इस पे वीडियो बना चुका हूं सर, 173 पे, 175 3 पे। 176 में प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। इसमें 176 की उपधारा 2 में बताया गया है कि यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई कॉन्जेबल ऑफेंस नहीं है तो आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। ठीक है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट, जो पुलिस का एक अपना खुद का रेगुलेशन एक्ट होता है, उसके भी जो है कि नियम 270 में वो उसमें एफआर पे खात्मा लगा देते हैं, या कुछ मुलजिमों के नाम हटाना हो तो 4 में से 1 का हटा देते हैं और संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय को भेज देते हैं, और वहां पर पुलिस अधीक्षक महोदय उसकी अनुमति दे देते हैं, तो वो एफआर पे खात्मा लगाने की अनुमति और या नाम हटाने की अनुमति के साथ कोर्ट में पेश किया जाता है। इनके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बना चुका हूं सर मैं, कि यदि आपके साथ वास्तव में गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, पुलिस ने उस पर जो है कि गलत तरीके से उसमें एफआर लगा दी, फाइनल रिपोर्ट जिसको क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, खात्मा खारिजी जिसे कहते हैं, लगाकर कोर्ट में पेश कर दी, तो वहां पर भी आपका अधिकार मौजूद रहता है। वहां से भी अदालत से आपको नोटिस आता है, आप वहां पर उसका विरोध में आवेदन दें और आप अपने बयान दर्ज करें और आपके पास जो भी प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स है कोर्ट में पेश करें, तो वहां पर पुलिस के द्वारा जो बिना किसी आधार के उसमें खात्मा खारिजी लगाई जाती है, न्यायालय के द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाता है और उसमें वापस इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर दिए जाते हैं। फिर वापस अभी मुलजिमों की गिरफ्तारी होती है, मौके पे जाकर जो कि संपत्ति जब्त होती है, नक्शा मौका बनाया जाता है, गवाहान के बयान लिए जाते हैं, और तमाम जो प्रोसीजर होती है, और 193 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कोर्ट में चालान पेश किया जाता है। और साथ ही यदि कुछ मुलजिमों के नाम हटा दिए गए, आप उससे अनसेटिस्फाइड हैं, तो आप जो है कि जो बयान की स्टेज पे भी आप अदालत को बता सकते हैं, बयान की स्तर पर धारा 358 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत न्यायालय उसमें भी समन जारी कर सकता है मुलजिमों को। चार्ज के समय आप बहस कर सकते हैं। 175 की उपधारा 3 के तहत आप आवेदन पृथक से लगा सकते हैं। हमारे द्वारा लगाया गया है कार्रवाई में 175 3 पे ही बना रहा हूँ सर मैं, 175 पे इसी से रिलेटेड जानकारी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। 3 लोगों के नाम हटा दिए गए मुलजिमों से, 6 मुलजिम थे उसमें, 3 के नाम हटा दिए गए और 3 हटाने के बाद 3 नए जोड़ दिए गए। अब क्या करें, तो हमने वहां पर 175 3 का सहारा लिया था। कैसे लिया था, सबसे पहले हमने थाना प्रभारी को आवेदन दिया कि आपके अधीनस्थ आईओ के द्वारा ये गलत तरीके से हटाए गए हैं, और ये एफिडेविट के आधार पर और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर आधार पर हटाए गए हैं, और ये सीसीटीवी फुटेज भी जो है कि धुंधली है, और ये जिन लोगों के एफिडेविट लिए गए हैं वो हमारे एफआईआर के चश्मदीद गवाह ही नहीं है, तो अतिरिक्त लोग हैं। अगर लेना है तो हमारे एफआईआर के चश्मदीद गवाहों के एफिडेविट आप लें। और ये आईओ जो है आपके अधीनस्थ, इनके द्वारा ये गलत तरीके से लगाया गया, इसकी आप जांच करके और ये जो नाम हटाए गए इनको दोबारा जोड़ा जाए। अब मतलब एक आपको प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, सबसे पहले थाने पे सूचित किया,
कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई। फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दिया, वहां पर सुनवाई नहीं हुई। तब हम एसपी तब हम ये सारी प्रोसीजर करते हुए 175 की उपधारा 3 BNSS 2023 के तहत हमने माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया। एक तो ये हो गया सर, इसमें ये प्रोसीजर हो गई। एक होता है 198 की उपधारा 9, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, कि यदि आप कार्रवाई कर ही रहे हैं और इस बीच पुलिस के द्वारा चालान ही पेश कर दिया गया, तब आप क्या करेंगे? अगर पुलिस ने चालान उसमें पेश कर दिया, तो चालान पेश करने में फिर हमारे द्वारा उसमें 193 की उपधारा 9 के तहत भी सर आवेदन पेश किया गया था। दूसरी प्रोसीजर आपको ये भी बता दूं मैं, ऐसा हो जाता, हमारे सामने बहुत से अवसर मौजूद रहते हैं, तो आप वहां पर न्यायालय के समक्ष पेश कर दें। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है और विशेष शक्तियां दी गई माननीय न्यायालय को, कि भले ही चालान पेश हो जाए, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन का आदेश माननीय न्यायालय उसमें कर सकते हैं। और पुलिस अधिकारी को उसके बाद भी कोई सबूत प्राप्त होते हैं, तो उनको भी कोर्ट में जो है कि पूरक चालान प्रस्तुत करने की उसमें अनुमति रहती है। तो ये सभी बातें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको दो कार्रवाइयों के बारे में बता दिया, 175(3) भी हो गया ऐसी कंडीशन में, और जो है कि साथ ही 358 हो गया, एविडेंस की स्टेज पे 2 हो गया, चार्ज की स्टेज पे हो गया आपका मामला, 198 की उपधारा 9 हो गई, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो गया, जो उसमें खास तौर से बताया गया है। तो सॉरी सर, मैं थोड़ी सी धारा कंफर्म कर दूं आपको, 193 है वो, 193 की उपधारा 9 में बताया गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अभी मैंने जो जस्ट आपको 198 बता दी थी, वो थोड़ी गलत बता दी थी, वो वास्तविक में 193 है। 193 में है कि जब पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है, तो पुलिस अधिकारी कोर्ट में चालान पेश करते हैं। तो 193 में प्रोसीजर दी गई है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो अब हम सर आगे बढ़ते हैं, जहां पर मैंने आपको अभी जानकारी दी थी, अब मैं आपको बता दूं उपधारा 4 में, छोटी सी धारा है, बड़ा महत्वपूर्ण धारा है सर ये, कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्य के दौरान उत्पन्न हुआ अद्यतन हो गए। मतलब ये लोक सेवक के संबंध में बताती है। इसमें बताया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों का अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट ली जाएगी इसमें। दूसरा, लोक सेवक द्वारा किए गए जो भी प्रख्यानों और ऐसी स्थिति के बारे में जिससे घटना अभिकथित हुई है, विचार करने के पश्चात अन्वेषण का आदेश किया जा सकेगा। ये इसमें बताया गया था लोक सेवकों के लिए, खास तौर से इसमें प्रोसीजर दी गई है। तो ये बुक में से सर मैंने आपको पढ़ के जानकारी दे दी है। आगे 176 में फिर प्रोसीजर के बारे में बताया गया, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया के बारे में, कि इसकी उपधारा 3 में है, 7 वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है होने से संबंधित है। प्रत्येक की इतला प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसातक अधिकारी इसी तारीख से जो इस संबंध में 5 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा, और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनाएगा। और 177 में रिपोर्ट कैसे दी जाएगी इसके बारे में है ये। लेकिन आज हमारा वीडियो जो खास तौर से पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्जेबल केस, इसी के संबंध में सर हमारा वीडियो है। तो ये तो सर मैंने आपको बुक के अंदर से पढ़ के जानकारी दी है, और इसी को सरल उदाहरणों के साथ मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। आइए सर कुछ सरल उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स की जानकारी मैं आपको डिजिटली बुक के अंदर से देता हूँ, और उसमें और भी अध्याय मेरे द्वारा शामिल किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के अपराधों से संबंधित हैं। आइए सर लेट्स गो। इन पर ये डिजिटली बुक है, जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मोटे अक्षरों में येलो कलर से, और ब्लैक उसमें मैंने लिखा हुआ है और येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, संज्ञेय मामलों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या है, सेक्शन 175 BNSS। ये डिजिटली बुक है हमारा, और यही वीडियो का भी सर टाइटल का नाम है। अब हम सीधे मुद्दे की बात की ओर चलते हैं। इसमें ये विषय सूची भी दी गई है, और प्रस्तावना भी दी गई है, और डिस्क्लेमर भी दी गई है। यहाँ पर हम आ चुके हैं। ये जो बुक में परिभाषा बताई थी, वही वर्ड टू वर्ड मैंने सर इसमें भी लिख दी है। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये इसमें लिखी जा चुकी है। अब हम इसमें आते हैं जो इसकी व्याख्या की ओर, जो मैंने आपको बताया है। ये धारा 21G में परिभाषा बताई गई है कि प्रथम पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची, ये कॉन्जेबल ऑफेंस की परिभाषा है सर, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या किसी अन्य कानून के अनुसार बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जब भी ऐसे किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है, तो पुलिस अधिकारी की जांच करने की सीधी शक्ति धारा 175, जो पहले सीआरपीसी की धारा 156(3) थी, उससे प्राप्त होती है। यहां से ये पावर इनको मिलती है। BNSS 2023 की धारा 30 में भी पुलिस अधिकारियों की पावर के बारे में बताया गया है, कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको पूरा अधिकार है कि उनके अधीनस्थ जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जैसे कि एसपी साहब होते हैं जिले में, तो पूरे थाने के जितने भी थाना प्रभारी हैं और तमाम उनके अधीनस्थ ऑफिसर हैं, उनकी जांच करने, निगरानी करने, निर्देश देने,
और उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों का निरीक्षण करने आदि सबका पूरा राइट्स उनको रहता है। अब जैसे कि सर इसमें मुख्य शक्तियां जो दी गई हैं, वैसे तो मैंने बुक में से आपको पढ़ के बता दी हैं, लेकिन मैं मुख्य मुख्य पॉइंट इसमें आपको बता देता हूं कि नंबर 1 है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच का अधिकार। 175 की उपधारा 1 बीएनएसएस में बताया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी है और डिजिटल ई बुक में मैंने लिखा हुआ है इसको। फिर भी शॉर्ट में पढ़ता चलता हूँ सर, मैं भाषा शैली बदला जाएगी, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। कुल चार पांच पॉइंट हैं इसमें। किसी भी पुलिस थाने का भार शतक अधिकारी जैसे टीआई या एसएचओ मजिस्ट्रेट के किसी भी पूर्व आदेश के बिना ऐसे संज्ञेय मामले की जांच शुरू कर सकता है जिसकी सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार उस थाने की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले न्यायालय को प्राप्त है। दूसरा है सर इसमें कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह न लगाया जाना। सेक्शन 175 की उपधारा 2, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई किसी भी जांच की कार्रवाई को किसी भी स्तर पर केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अधिकारी ऐसी जांच करने के लिए अधिकृत नहीं था। नंबर तीसरा है गवाहों को समन व उपस्थिति। ये उसमें नहीं लिखा हुआ, ये स्पेशल मैंने इसमें लिखा है आपके लिए धारा के साथ, बुक में नहीं दिया गया। ये क्या है धारा के साथ? सेक्शन 185 बीएनएसएस। यदि पुलिस अधिकारी को यह विश्वास है कि साक्ष्य किसी स्थान पर मिल सकते हैं तो वह बिना देरी किए तलाशी ले सकते हैं। चौथा है मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश। सेक्शन 175 एंड 175 4, ये मैंने 175 4 अलग से लिखी है, सॉरी 100 जांच करने से इनकार करे या निष्क्रिय करे तो 210 के तहत 175 3 तहत सशक्त मजिस्ट्रेट शपथ पत्र समर्थित आवेदन। हाँ 173 है सर, वो 175 गलत टाइप हो गया, उसको 73 कर देता हूँ क्योंकि वो पुलिस अधीक्षक महोदय को सर आवेदन दिया जाएगा ना 173 4 में ही तो प्रावधान दिए गए हैं वो एसपी साहब को आवेदन देने के बारे में। तो इसमें यदि पुलिस जांच करने से इनकार करे या निष्क्रिय रहे तो धारा 210 बीएनएसएस के तहत सशक्त मजिस्ट्रेट शपथ पत्र समर्थित आवेदन या लोक सेवक के आवेदन में वरिष्ठ अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस को जांच करने का आदेश दे सकता है। 173 4 में प्रावधान दिए गए हैं। एसपी साहब को शिकायत की जाएगी, शिक्षक महोदय को शिकायत की जाएगी एसपी साहब को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे जो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इसके बाद सर आता है हमारा ये तो सर हो गई सर इसकी कंप्लीट मुकम्मल जानकारी जो मैंने एक्सप्लेन की है। कानून के वर्गीकरण में अच्छा सर इसमें क्या होता है कि 223 के तहत परिवाद पेश किए जाने का प्रावधान कर दिया गया बीएनएस 2023 में। नॉन कंजेबल ऑफेंस में यदि थाने पर आपको एनसीआर दे दी जाती है तब आपको प्राइवेट कंप्लेंट लगाना होती है, वहां पर फिर 223 की प्रोसीजर लागू होती है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था कि यदि वैसे तो प्रावधान है ये धारा 58 बीएनएसएस 2023 में कि 24 घंटे के अंदर जो है कि आपको जिसको भी ये बिना वारंट के पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। यदि पुलिस मनमानी करती है और उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिना गिरफ्तारी किए थाने पर बैठा कर रखती है तब धारा 58 के तहत आप मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की पूरी ड्राफ्ट मैंने पिछली वीडियो में बताई है, स्पेशल डिजिटल ई बुक आप लोगों के लिए तैयार की है। धारा 100 के आवेदन की ड्राफ्ट, 101 के आवेदन की ड्राफ्ट भी तैयार उसमें मैंने की है। कल ही वीडियो अपलोड किया। अक्सर ऐसा देखने में आ जाता है कई बार कि जांच के नाम पर पुलिस थाने पर लोगों को बैठा लेती है और बस उसमें अदालत में भी पेश नहीं करती है, पूरा परिवार परेशान होता रहता। तो ऐसे में कम से कम आप जज साहब के समक्ष धारा 58 के तहत आवेदन पेश करके निवेदन तो कर सकते हैं कि वहां से उसको मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बुलवाया जाए, क्योंकि एक बार जज साहब की निगरानी में मामला आ जाता है तो फिर जज साहब की अनुमति के बगैर पुलिस थाने पर नहीं बैठा सकती, उसमें रिमांड दिया जाता है। फिर वो भी जज साहब को लगता है प्रकरण की परिस्थिति के हिसाब से तो देते हैं वरना नहीं देते हैं। तो इसलिए एक कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। तो वो पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है सर। और उसके साथ ही आवेदन 100 101 के भी ऊपर भी मैंने बना है, जैसे कि 100 में जो है कि सर्च वारंट के बारे में है, उपखंड मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को पावर है यदि स्त्रियों का अपहरण कर लिया गया है। 101 के तहत हम सर्च वारंट की मांग करते हैं। अधिकतर एसडीएम के यहाँ पेश किया जाता है, पुलिस को आदेश किया जाता है, परिवार के साथ लोग जाते हैं, स्त्री को छुड़ा कर लाते हैं, उसके माँ बाप के हवाले कर देते हैं। काफी मामलों में मैंने करवाया था इस प्रकार का आदेश। पहले वो दंड प्रक्रिया संहिता थी, उस समय धारा थोड़ी अलग थी, 97 के समथिंग थी उस समय, 97 98 97 थी लगभग। अब वो बदला कर 101 हो गई, प्रोसीजर वही है। तो खैर हम अब जो है कि मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे दी है। इसमें जो है कि क्षेत्राधिकार और वर्गीकरण के बारे में भी सर मैंने जानकारी इसमें मैंने लिख दी है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत के बारे में भी लिखा हुआ है मैंने इसमें कि पुलिस की जांच शक्ति स्वतंत्र है लेकिन वह निरंकुश नहीं है। पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने या बिना किसी वैधानिक आधार के परेशान करने के लिए शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। यदि पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है तो कानून में उच्च अधिकारियों
डीएसपी, एसपी और अदालतों द्वारा 175(3) बीएनएसएस का नियंत्रण मौजूद है। शाकरी वसु विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है सर। उसमें जो है कि सॉरी, उसमें जो है कि माननीय न्यायालय के द्वारा ये बताया गया है खास तौर से कि जो है कि आप सीधे हाई कोर्ट में जाने की बजाय पहले आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ही आप आवेदन पेश करें। वहां उनको पूरा अधिकार है कि उनकी निगरानी में भी जांच करवा सकते हैं। ये स्पेशल, उसमें मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया इसी शीर्षक से, शाकरी वसु विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य शीर्षक से ही मेरे चैनल पर स्पेशल वीडियो और स्पेशल डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है। और इसमें जो अंत में सर हम निष्कर्ष दिया हुआ है और एक लैंडमार्क जजमेंट में लाया हूं, इसमें आप लोगों के लिए स्टेट हरियाणा बनाम भजन लाल AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604 का है। इसमें जो महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत बताए गए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है कि संज्ञेय मामलों में साक्ष्य एकत्र करने और जांच करने का पुलिस का अधिकार निर्बाध है। जब तक प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तब तक अदालतें सामान्यतः पुलिस की जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है यदि वो गलत तरीके से की जा रही है। 175(3) में आवेदन देखें। स्पेशल वीडियो भी सर मैंने बनाया। सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए शहर में एक दुकान में चोरी या डकैती होती है। यह एक संज्ञेय और गंभीर अपराध है। यहाँ थाना प्रभारी TI को किसी मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। धारा 175 BNSS के तहत पुलिस तुरंत घटना स्थल की नाकाबंदी कर सकती है, संदिग्धों को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है, दुकान की तलाशी ले सकती है और CCTV फुटेज जब्त कर सकती है। एक सरल उदाहरण आपके लिए मैंने तैयार किया। इसमें जो है कि एक समझाने के लिए आपको नोटिस की ड्राफ्टिंग भी मैंने बना दी है सर। 179 के तहत जो है कि गवाह और जो भी उससे रिलेटेड है अपराध से, उनको नोटिस जारी किया जाता है पुलिस के द्वारा। क्या आइए आप बताएं और इससे आप क्या क्या जानते हैं। तो ऊपर थाना प्रभारी का नाम, क्रमांक और व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। एक सामान्य नोटिस है। विषय धारा 179 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS के अंतर्गत उपस्थिति बाबत नोटिस। अपराध क्रमांक लिखा जाता है, इसमें सन लिखा जाता है, प्रासंगिक धाराएं लिखी जाती है, थाने का नाम लिखा जाता है, नंबर 1 में लिखा जाता है। एक आइडियल प्रारूप है सर, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें ड्राफ्टिंग में थोड़ा बहुत, लेकिन एक समझाने के लिए बनाया मैंने आपको। यह कि उपरोक्तानुसार दर्ज संज्ञेय और अपराध की जांच मेरे द्वारा धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राप्त वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए की जा रही है। दूसरा यह कि प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त घटना के तथ्यों परिस्थितियों से भली भांति परिचित हैं तथा प्रकरण के निष्पक्ष जांच हेतु आपसे पूछताछ किया जाना, साक्ष्य प्राप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा, अतः आपको धारा 179 BNSS के तहत निर्देशित किया जाता है कि आप दिनांक, तारीख, समय को पुलिस थाने का नाम के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की जांच में सहयोग प्रदान करें। चौथा है, यह भी ध्यान रखें कि इस नोटिस का पालन न करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नोट भी लगा देते हैं अक्सर। यह ड्राफ्ट पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी जांच शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है, जिसमें अधिवक्ता और आम नागरिक ये तो मैंने नोट लिख दिया सर इसमें। यह ड्राफ्ट पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी जांच शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है, जिसे अधिवक्ता और आम नागरिक अपनी बुक में संदर्भ हेतु उपयोग कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने अलग से लिख दिया है। यह हस्ताक्षर और सील आती है सर, और यहाँ से फिर हमारा अध्याय चालू होता है। अध्याय नंबर 1 है यहाँ से, क्लोजर रिपोर्ट को समझने की बुनियाद। अध्याय 1 है और उसके बाद फिर यहाँ से अध्याय 2 आता है सर हमारा। FIR पुलिस जांच का वास्तविक उद्देश्य, पूरी डेफिनेशन सर मैंने इसमें लिखी हुई है धाराओं के बारे में। और ये आता है सर हमारा अध्याय 13 के बारे में भी लिखा हुआ है इसमें। और ये पूरी डिटेल मैंने सरल व्याख्या के साथ की है सर। ये ललिता कुमारी का जजमेंट है सर। ये ललिता कुमारी विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी 2013 का है। ये 5 जजों की बेंच ने दिया था। यदि कोई कंजेबल ऑफेंस होता है तो FIR लिखी ही जाएगी, मना नहीं किया जा सकता। ये पूरी जानकारी इसमें दी है सर। मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया मैंने इस पे। एक ललिता कुमारी के बारे में सर इसमें आगे भी लिखा हुआ है पूरा जजमेंट, ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने इसमें। और इसी के साथ ही अध्याय 2 के बारे में और बता देता हूँ बतौर उदाहरण के सर, आपको समझ में आ जाएगा। गलत क्लोजर रिपोर्ट की समस्या, वास्तविक अनुभव व कारण इसमें लिखे हुए ये आ गए सर अध्याय 2 हमारा। कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेम, ये जो है कि इसको थोड़ा सा मैं ये इस तरीके से सर ये अध्याय में तैयार करता रहता हूँ इसमें। और ये अध्याय जो है सर इस प्रकार के अध्याय हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से ही लिखे जाते हैं। जैसे कि आज का ही वीडियो आप देख लें, एक उदाहरण के तौर पे 175 पे मैंने बनाया है कि यदि एक अपराधी भी है तो उसके मन में भी एक सवाल पैदा होता है, या पुलिस क्या करेगी, पुलिस क्या जांच करेगी। फरियादी है, उसके मन में भी सवाल होता है कि मैंने तो रिपोर्ट डाल दी है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी।
जो आम लोग हैं, मोहल्ले के हैं, शहर के हैं, परिचित है, रिश्तेदार है, वो भी सोचते हैं कि यार हमने रिपोर्ट तो डाल दी, अब पुलिस आके क्या करेगी, क्या कोर्ट जाकर लाएगी जांच के लिए आदेश, उसके बाद नो सर, ऐसा नहीं है। बार बार जो कांजेबल ऑफेंस होते हैं, गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, उसमें पुलिस को ये पूरा राइट्स है कि वो बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकते हैं, संपत्ति भी जब्त कर सकते हैं, कहीं प्रवेश भी कर सकते हैं, तलाशी भी ले सकते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इस जांच में, इस इन्वेस्टिगेशन में जिसको पुलिस उठाकर थाने पे लाके बिठाती है, उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करना जरूरी है। यदि यहाँ पर उनके द्वारा उल्लंघन किया गया तो बीएनएस 2023, पहले आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता 1860, और ये वर्तमान में बीएनएस 2023 कर दी गई। इसकी धारा 127 के तहत वो जो है कि इलीगल माना जाएगा, सदोष परिरोध माना जाएगा जो है कि, और उसके तहत 2 साल से लेके और 10-20 हजार 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। और पुलिस अधिकारी दोषी होंगे जो इस प्रकार से 2 दिन 4 दिन तक बिना किसी उनको गिरफ्तारी के, बिना किसी रीजन के थाने पर बैठा कर रखते हैं, और उसके खिलाफ कोर्ट में परिवाद भी पेश किया जा सकता है धारा 223 के तहत। और इसमें धारा 123, यदि पुलिस के द्वारा अनावश्यक रूप से किसी के साथ मारपीट भी की जाती है, 115 की उपधारा 2, 127, बीएनएस की धारा बता रहा हूं सर, ये बीएनएसएस अलग है, बीएनएस अलग है। इसके तहत कोर्ट में परिवाद भी पेश किया जा सकता है। कल ही पिछला वीडियो मैंने बनाया है सर, उसमें धारा 58 का भी आवेदन तैयार करके आप कोर्ट में लगाएंगे, जज साहब से निवेदन करेंगे कि बिना किसी कारण के थाने पर बैठा रखा है, कोर्ट में प्रस्तुत करवाया जाए। यदि पुलिस अधिकारी का गलती पूर्णतः रिकॉर्ड पे साबित हो जाती है तो आप उनके खिलाफ परिवाद भी पेश, पुलिस अधिकारी से मतलब नहीं है सर, जो भी व्यक्ति परिवाद पेश किया जा सकता है, सीधी सी बात है 223 के तहत। चलो सर, अब मैंने आपको आज की वीडियो में तो सर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये डिजिटल ई बुक है सर, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, और मात्र 299 रुपए इसकी कीमत है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। एक डिजिटल ई बुक है सर, एक ये एजुकेशनल पर्पज से मेरे द्वारा तैयार की जाती है। किसी भी कोर्ट कचहरी में, अदालत में आप इसे पेश नहीं कर सकते, आप अपना एजुकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जो जानकारी, धाराएं दी हैं, आप खुद उसको कंसल्ट कर लें, बुक से टेली कर लें, एक बार वकील साहब से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही आप उपयोग करें। क्योंकि यदि आप कोई नफा नुकसान उठाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और अतिशीघ्र इसकी जो है कि प्रिंटेड बुक भी मैं उपलब्ध आप लोगों के लिए कराऊंगा। उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल आवश्यक होता है सर, आईएसबीएन नंबर एक दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी 2 बुकों का मुझे मिल चुका है, मोटर यान अधिनियम का, लेकिन मेरी वेबसाइट पे कुछ अभी कार्य चल रहा है। जैसे कार्य पूरा होगा तो अतिशीघ्र वो बुक्स में उसमें उपलब्ध करा दूंगा, ये पूरी प्रोसेस। अब यही जो मैं आपके लिए बुक बना रहा हूँ, इसमें मैं अध्याय बढ़ाता जा रहा हूँ सर। आपको मैं बता दूं, आप समझ लें, जो भी मेरा वीडियो लगातार देखते हैं, कई लोग पूछते हैं मुझसे कि वकील साहब हम कौन सी आपसे बुक खरीदें। तो सर बुक को तो क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वीडियो है और उसके नीचे उसी से रिलेटेड बुक है, तो आप मेन तो ये खरीद लें। लेकिन यदि आप ये सोच रखते हैं कि मेरी सारी बुकें आप अगर खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़े मेरे सभी वीडियो देखना और समझना पड़ेंगे। क्योंकि मैं अक्सर क्या करता हूं कि अब जैसे मैंने एक ये बेसिक डिजिटल ई बुक ले ली है सर, इसमें अब इसमें मैंने एक अध्याय कल ही जोड़ा है इसमें कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना होगा जिसको भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया है। आज दूसरा अध्याय इसमें जोड़ दिया, कल तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, ऐसे में लगातार इसमें अध्याय बनाता रहूंगा। लेकिन आपको मेरा जो वीडियो मिलेगा वो टाइटल, अब जैसे आज का जो वीडियो है कि पुलिस ऑफिसर की 175 के तहत संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन की पावर क्या है, तो उसके नीचे ये आपको डिजिटल ई बुक मिल जाएगी और ये वाला मैटर आपको पूरा मिल जाएगा। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये सारी ई बुक तो रहेगी रहेगी, लेकिन उसके साथ उसका नया मैटर उसमें ऐड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ये चाहते हैं तो इसका जवाब तो मैं नहीं बता सकता आपको, या आप तो वीडियो देख लें और डिजिटल ई बुक का डिस्क्रिप्शन आप देख लें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पिछला मैटर पूरा अगली ई बुक में मेरे रहता है। अच्छा, एक बात और है सर कि ये मैटर सारा उसी से रिलेटेड रहता है, कोई दूसरा मैटर तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मैटर उससे रिलेटेड रहता है। और मेरा मकसद एक समस्या को टारगेट करके उस समस्या को हल करने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं और डिजिटल ई बुक लिखी जाती है। तो वो प्रॉब्लम तो उस व्यक्ति की हल होने की संभावना पूरी पूरी रहती है, उससे रिलेटेड, उसकी उस मेन प्रॉब्लम से रिलेटेड कानूनी मैटर और धाराएं तो सब उसको मिल जाती हैं, दूसरी चीजें उसे गिफ्ट में मिल जाती हैं। आप बात को समझें, यहाँ पर एक स्थिति अलग हो गई। दूसरा एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इनकी सारी डिजिटल ई बुक परचेस कर लूं, ये मैटर सर अलग हो गया। तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें देखना पड़ेगा कि मैं जो वीडियो बनाता चल रहा हूं तो अंतिम में ये बुक कौन सी होगी।
और आप अगर आखिरी में चाहते हैं प्रिंटेड, तो प्रिंटेड के लिए ये मैं तैयारी कर रहा हूँ। इसको फिर मैं प्रिंटेड जो बुक का रूप दूंगा, तो वो फिर ऑर्डर पर छपकर आएगी सर। कम से कम 700 पेज, 650 पेज के समथिंग बुक अगर आप ऑर्डर पर छपकर मंगाएंगे, तो मैंने जानकारी ली थी, वो 3,000 रुपये में आपको देंगे। वो सारा आपको उन्हीं से संपर्क करना है। बहुत से लोगों को पीडीएफ प्राप्त नहीं होता है, जो डिजिटल ई बुक खरीदते हैं वो मुझसे संपर्क करते हैं। तो हालांकि जिस प्लेटफॉर्म पर मैं अपलोड करता हूँ, सारी लाइबिलिटीज उनकी रहती है और सब उन्हीं को करना रहता है कार्य, लेकिन फिर भी मैं पर्सनली भेज देता हूँ। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रोसीजर को पेशेंस के साथ आप करें। आप जो ओटीपी मांगते हैं या जो भी है नंबर, आप आपकी ईमेल आईडी सही लिखें, क्योंकि वो मेरी उस पर आप जाएंगे तो ईमेल आईडी पर पीडीएफ प्राप्त होता है। गूगल पर भी उपलब्ध है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। अब आप गूगल पर भी नहीं खरीद पा रहे हैं, आप जो है कि मेरी वेबसाइट पर भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके खरीदने के नॉलेज की कमी है आपके अंदर, ये माना जाता है। भाई आपको या कभी कभी नेट प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो आगे पीछे हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा बाद आप परचेस कर लें। कई बार भुगतान करने के बाद भी लोगों को ऐसी कमेंट्स आती है कि पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ। वैसे अमूमन 99 के 100% सर प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन पर्सनली मैं भेजता हूँ। अब वो उसमें क्या होता है सर कि वो मैंने जिम्मेदारी दे दी है। देने का कारण यही है कि मैं फ्री रहूं और आप लोगों के लिए स्टडी जारी रहे और मेरा वकालत की प्रैक्टिस भी जारी रहे, नोटरी का कार्य भी करता रहूं, और मेरे जो है कि आपके वीडियो डिजिटली बुक भी बनाता रहूं। क्योंकि यदि मैं इस काम में भिड़ गया कि लगातार लोगों के फोन आने लग गए और मैं उनको पीडीएफ लगातार भेजने लगा, तो मेरा काफी समय वेस्ट हो जाता है सर। टाइम बड़ा कीमती होता है, तो इसलिए ये सुविधा मैंने की हुई है। तो आप प्रयास करें, पहले वहां तमाम प्रयास जब हो जाएं और तब भी नहीं प्राप्त होता है, तब जो बुक आपने खरीदी है वो बुक का स्क्रीनशॉट और जो भुगतान आपने किया उसका स्क्रीनशॉट खींच के मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। फिर मैं जैसी समय निकाल के उसके पीडीएफ की भी व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि सर बुक्स तकरीबन 450 के लगभग डिजिटली बुक्स सर मेरे द्वारा आप लोगों के लिए लिखी जा चुकी हैं। तो इसलिए ढूंढने में भी थोड़ा सा समय लगता है। और आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।